We are now moving to our new phase, that is डायरेक्ट टैक्सेस। एक्चुअली हमने जीएसटी का हिस्ट्री, उसका इम्प्लीकेशन, उसके स्लैब्स वो सब देख लिए है। अभी मैं ये सीरीज को इंटरेस्टिंग करने के लिए थोड़ा डायरेक्ट टैक्सेस की तरह मोड़ रहा हूँ, बराबर फ्रेंड्स। सो वी आर स्टार्टिंग विथ अवर इनकम टैक्स सीरीज फ्रॉम दिस लेक्चर ओनली। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, व्हेन वाज इनकम टैक्स, हाउ मेनी इयर्स। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स जो है ना वो हमारे देश में 165 इयर्स 165 साल से लागू हो गया है। इट वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1860 एंड सो ऑन। ओके फ्रेंड्स, तो जो इनकम टैक्स है वो हमारा 1860 को अप्लाई हो गया था हमारे भारत देश में। तभी ब्रिटिश राज चल रहा था, तो वो अप्लाई करने वाले कौन थे? वो थे सर जेम्स विल्सन। तो एसेंशियली ये जो थे वो हमारे देश के फर्स्ट फाइनेंशियल मिनिस्टर गिने जाते हैं, क्योंकि he was the person who had implemented income tax law in the year 1860. Okay friends, let us have focus on these points, that introduction कब हुआ था इनकम टैक्स का? वो 165 इयर्स से पहले हो गया था। डायरेक्ट टैक्स ऑन इनकम अर्नड इन इंडिया, income which is earned by an individual or any person in India, the income tax law will be applied. Major source of central government revenue. See friends, the income tax is a central government's revenue. It is not a state government revenue. Okay friends, supports development and welfare. As we have already discussed earlier, that जो टैक्सेस की इनकम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और वेलफेयर में यूज होता है टू इम्प्रूव अवर कंट्री एंड सोसाइटी। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले एजेंडा इनकम टैक्स का क्या था वो देख रहे हैं। तो हिस्ट्री जो मैंने आपको बताया ना, हिस्ट्री का एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि इन द ईयर ऑफ 1857 हमारे देश में 1857 में सबसे पहली इंडिपेंडेंस की फाइट हुई थी। जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने 1857 का साल चुना था फर्स्ट इंडिपेंडेंस फाइट के लिए। तो वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वो फाइट को दबाने के लिए बहुत सारे खर्चे किए थे। तो वो खर्चों को इनकम ऑफसेट करने के लिए वो जो इनकम क्रिएट की गई थी वो मैंने आपको बताया 1860 में 1860 में वो इनकम टैक्स लॉ को लाए थे टू रिकवर दोज एक्सपेंसेस फ्रॉम दी रेवेन्यू। ओके फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इनकम टैक्स के? ऑब्जेक्टिव्स वही है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, देखिए इनकम टैक्स है ना वो बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है, अब टोटल रेवेन्यू का बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है। आई थिंक वो प्रोपोर्शन अबाउट 50% है टोटल रेवेन्यू का। तो इट इज इनकम टैक्स इज कंट्रीब्यूटिंग वेरी मच इन द टोटल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ इनकम वो हम आगे देखेंगे, कौन कौन सी इनकम पे कौन कौन सा टैक्स लगता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है व्हाट इज इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या है फ्रेंड्स? इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। वहां पे इनकम को डिफाइन की जाएगी और टैक्स का रेट
बोला जाएगा उसको अप्लाई किया जाएगा, तो उसको इनकम टैक्स बोलेंगे। पेड बाय इंडिविजुअल एंड एंटिटीज। देखिए यहाँ पे जो इनकम टैक्स है ना, उसमें पर्सन को भी डिफाइन किया है, अलग अलग टाइप्स के पर्सन को गिना गया है कि कौन कौन से टाइप है। इंडिविजुअल्स है, फर्म्स है, कंपनी है, एओपी है, बीओआई है, वो अलग अलग टाइप्स के पर्सन है, उस हिसाब से उसका टैक्सेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, देन अभी जो इनकम टैक्स एसेंशियली जिसको बोलते हैं वो था अपना governed by Income Tax Act 1961. From the year 1860 to 2026, many phases have incurred in the Income Tax Act. ओके फ्रेंड्स, बट जो सबसे एसेंशियल लॉ अपने को जो एक्चुअली जिसको इनकम टैक्स एक्ट बोल सकते हैं वो 1861 में बनाया गया था। अभी जो 2025 में जो इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई हुआ है, न्यू इनकम टैक्स, वो मोस्टली इसका कॉपी है। उसमें खाली सेक्शन के नंबर बदले गए हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नए प्रोविजंस अचानक से अप्लाई हो गए, वो नहीं है, वो इसका कॉपी पेस्ट ही है। खाली सेक्शन के नंबर और जो अमेंडमेंट थे वो उसमें एक सेक्शन में समा लिए हैं, उसका वो पूरा चेंजेस कुछ नहीं किया गया। इसलिए दिस इज द मॉडर्न इनकम टैक्स एक्ट, लेटेस्ट मॉडर्न इनकम टैक्स एक्ट applied in the year 1961. Okay friends, why income tax matters? देखिए फ्रेंड्स, इनकम टैक्स है ना, वो आपने देखा कि इट इज कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू फॉर द पर्पस ऑफ फंड्स पब्लिक सर्विसेज को खर्चा करने के लिए चाहिए, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने के लिए पैसे तो चाहिए, पैसे का एक सोर्स है अपना इनकम टैक्स। देखिए हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, दिस वाज द हिस्ट्री। इंट्रोड्यूस्ड इन 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था, रिफॉर्म्ड इन 1886 एंड 1920। इन बिटवीन 1860 टू 2026 देयर हैव बीन मेनी चेंजेस, कहीं के भी कई बार उसको चेंज किया गया है, तो वो इसकी हिस्ट्री है। रिफॉर्म्ड इन 1886 एंड 1922, मॉडर्न लॉ इनेक्टेड इन 19, जो मैंने आपकी अगली स्लाइड में समझाया कि द लॉ एक्चुअली लेटेस्ट लॉ जो वो अपने बोल सकते हैं वो 1861 में बनाया गया था। इवोल्यूशन ऑफ टैक्स लॉज, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, बराबर फ्रेंड्स, वो अपन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मतलब क्या है कि जो उसकी जो ऑफिसेस थी उसको प्रॉपरली एस्टैब्लिश गया है, उसकी हायरार्की को प्रॉपरली बनाया गया, ताकि कोई इंसान को कोई अर्जी करनी है तो वो प्रॉपर ऑफिसर के से कर पाए, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल फाइलिंग। पहले क्या था, वो फाइलिंग अपन जो 25 पेज का ITR था वो अपने कंप्यूटर में बनाते थे, प्रिंट निकालते थे और इनकम टैक्स ऑफिस में असेसिंग ऑफिसर को देने जाते, वो थप्पा मार देता कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न रिसीव हो गया, उसको हम इनकम टैक्स फाइलिंग बोलते। नेक्स्ट पेज में क्या हुआ कि उसको पूरा डिजिटलाइज कर दिया, आपको डायरेक्टली उसके पोर्टल पे रिटर्न सबमिट कर देना है और OTP और एनी अदर मेथड से उसको वेरीफाई कर देना है, तो डिजिटल फाइलिंग हो गया। और फेसलेस असेसमेंट, देखिए फ्रेंड्स, असेसमेंट फेसलेस करने का बेसिक मोटिव क्या था कि जहाँ पे करप्शन होता था उसको डीमोटिवेट करने के लिए फेसलेस असेसमेंट का कंसेप्ट लाया गया है। क्योंकि जो अधिकारी राज था वो एक टाइम पे बहुत कंप्लेंट्स आने लगी थी, तो सरकार ने ये मूवमेंट चलाई कि चलो फेसलेस असेसमेंट लागू कर देते। फेसलेस असेसमेंट का क्या होता है कि आपको अपने कंप्यूटर से ही डायरेक्ट डिपार्टमेंट को जवाब दे देना है, आपको डिपार्टमेंट की विजिट करने की जरूरत नहीं रहती है, उसको फेसलेस असेसमेंट बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट है फ्रेंड्स इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, एसेंशियली वही पूरा डायरेक्ट टैक्सेस का थीम है। वो क्या है, प्रिंसिपल टैक्स लॉ है, इट इज द प्रिंसिपल टैक्स लॉ। असेसमेंट प्रोसीजर्स उसमें डिफाइन की गई है,
कौन टाइप के असेसिस का कितना है, किस तरह असेसमेंट होगा, वो प्रोसीजर ये एक्ट में डिफाइन की गई है। उसका कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क मतलब कौन सी तारीख को रिटर्न फाइल करना है, कौन सी तारीख को आपको एडवांस टैक्स भरना है, क्या टीडीएस रिटर्न की प्रोसीजर रहेगी, कौन कौन से फॉर्म रहेंगे, वो कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क में आता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। इनकम टैक्स के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स में आएगा रेवेन्यू को जनरेट करना है अपने को, उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसको इकोनॉमी में डालना है, फिर से उसको रूट करवाना है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी के लिए ही सब होता है। यहाँ पे जो हमारा डेमोक्रेटिक नेशन है वहाँ पे सब इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर की ही बातें है। दैट इज द ओनली मोटिव ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन। लोकशाही वाले देश का एक ही मोटिव होता है कि अपने देश को बेटर बनाना और सोशली स्टेबल बनाना, जहाँ पे लोग अच्छी तरह रह पाए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है direct versus indirect tax, that I have already explained in earlier lectures that what is direct taxes and indirect taxes. That is, income tax is a direct tax, GST is a indirect tax, and उसकी difference collection that I have already discussed in earlier video. You can refer it if you want to. Okay friends, अभी इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें कौन कौन सी आवक, कौन कौन सी हेड्स ऑफ इनकम डिफाइन की गई है, उसका थोड़ा सा ख्याल लेते हैं। सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेज है। देखिए फ्रेंड्स, हम जब भी इनकम अर्न करने की जो बात करते हो कौन कौन से जरिए है, तो एक तो मैं अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से कहीं पे जॉब करूंगा तो वो आएगा अपना सैलरी इनकम में। मेरी हाउस प्रॉपर्टी पड़ी है, उसको मैं रेंट पे चढ़ाऊंगा। चलो मेरे पास 2 हाउस प्रॉपर्टी, एक में मैं रहता हूँ, दूसरी मैंने रेंट पे दी है, तो उसकी रेंटल इनकम जनरेट होगी। तो रेंटल इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगी? वो हाउस प्रॉपर्टी में होगी। और जो व्यक्ति सैलराइज नहीं है, मतलब जो व्यक्ति अपने एम्प्लॉयर के पास जाता है, वो एम्प्लॉयर क्या कैरी कर रहा है? वो बिजनेस कैरी कर रहा है। और कैपिटल गेन क्या है? तो जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्वेलरीज में करते हैं, स्टॉक मार्केट में करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, तो उसको जब बेचने जाते हैं तो जो कैपिटल गेन, मूड़ी नफा बोलते हैं उसको, वो जो रियलाइज होगा उसको कैपिटल गेन में टैक्स, उसके हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट है अदर सोर्सेज। तो वो जो आगे 4 में नहीं फॉल होगा वो कहाँ जाएगा? वो डायरेक्ट अदर सोर्सेज में जाएगा। कि ये 4 में जो नहीं आया उसको अदर सोर्सेज में बैंक इंटरेस्ट इनकम है, पेंशन इनकम है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी वो आगे 4 में नहीं आया वो सभी अदर सोर्सेज में अप्लाई हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हु पेज टैक्सेस? तो ये इनकम टैक्स में कौन कौन से लोग टैक्स पे करते हैं? इंडिविजुअल्स है, जो व्यक्तिगत व्यक्ति धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, वो लोग हैं। फिर कंपनी, जो कॉर्पोरेट हाउसेस है वो अपना धंधा करती है, तो उसका जो नफा होगा उस पर वो टैक्स भरेगी। फिर फर्म्स है, फर्म्स मतलब पार्टनरशिप फर्म, जो LLP का भी कंसेप्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और अपनी सिंपल पार्टनरशिप, दोनों फर्म्स में आएगी। और एक है HUF है, उसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। वो एक प्रकार का पर्सन ही है, इनकम टैक्स में किया जाता है। जो उसमें एक जो मेन व्यक्ति होता है कर्ता, जो हिंदू में क्या है, उत्तरोत्तर प्रॉपर्टीज को इनहेरिटेंस में लिया जाता है, तो वो गवर्न होता है ये हिंदू एक्ट में। तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्सेबल होगा। ओके फ्रेंड्स, और अभी देख रहे हैं टैक्स स्लैब्स ओवरव्यू। तो ये जो टैक्स स्लैब्स है ना फ्रेंड्स, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत उसको मॉडर्नाइज मतलब अपडेट किया गया है। कि पहले जो था वो
1.5 लाख तक की इनकम ही थी, इंडिविजुअल्स की अपन बात करें तो वहाँ पे 1.5 लाख की इनकम थी तभी कोई टैक्स नहीं किया था, उसको 12 लाख तक ले गया है, जो इनिशियली बहुत कम एग्जाम्पशन लिमिट थी, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट फॉर एन इंडिविजुअल, उसको भी 12 लाख तक अपडेट किया गया है। और 2020 में क्या है, रीजन्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वो आगे अपन देखेंगे कि कौन सा रीजन कहाँ से अप्लाई होगा, उसमें क्या क्या डिडक्शन मिलेंगे। वो मेथड्स ऑफ कलेक्शन है, मतलब आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि इस तरह दीजिए या तो इस तरह दीजिए, सबसे कम टैक्स आएगा उस हिसाब से आपको चलना है। और पीरियोडिक रिवीजन, उसमें क्या है कि जरूरियात के हिसाब से रिवीजन्स आते रहते हैं। देखिए कोई एक्ट है ना, वो स्थिर नहीं रह सकता क्योंकि सिचुएशन हमेशा बदलती रहेगी, तो सिचुएशन के हिसाब से एक्ट को रिवाइज किया जाता है, वो एसेंशियल है, तभी उसका महत्व रहेगा। ओके फ्रेंड्स, एंड डायरेक्ट टैक्सेस है ना, उसकी मेन बॉडी जिसको बोलेंगे वो है सीबीडीटी, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। देखो किसी भी एक्ट को मैनेज करने के लिए एक सुपेरियर अथॉरिटी चाहिए, वो अपनी अथॉरिटी है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो क्या करेगी, पॉलिसी बनाएगी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगी, मतलब हर एक जगह पे इनकम टैक्स ऑफिस बनाती है, वहाँ पे लोग अपॉइंट करने हैं, वो एडमिन वो करेगी, और कॉम्प्लायंस ओवरसाइट करेगी कि कॉम्प्लायंस को व्यवस्थित तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं अपना देश में। ओके फ्रेंड्स, ये अपने आगे मैंने आपको बता दिया है कि इनकम टैक्स है ना, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रेवेन्यू सोर्स है। टोटल अपना गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, उसका लार्ज रेवेन्यू है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टैक्स रिसीट, टैक्स जो टोटल है उसका मेजर हिस्सा है। एंड ग्रोविंग कलेक्शन, वो हमेशा ग्रो हो रहा है। देखो अभी अपना देश है वो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोग्रेसिव इकोनॉमी बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है अपने के लिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये वाला है गवर्नमेंट रेवेन्यू मिक्स, मतलब ये ओवरव्यू दिया गया है आपको कि क्या क्या गवर्नमेंट रेवेन्यू में मिक्स में आता है। इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट है, जीएसटी है और बोरोविंग्स है। ये तीन है ना फ्रेंड्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट और जीएसटी, वो ओन सोर्सेज है, मतलब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो खर्चा करने के लिए आवक कहाँ से आएगी, तो इनकम टैक्स लेके आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स लेके आएगा, जीएसटी लेके आएगा, फिर भी कम पड़ गया तो वो कहाँ से आएगी, वो बोरोविंग। गवर्नमेंट भी लोन लेती है डेवलपमेंट के लिए, आपको पता ही होगा वो तो। एंड द बेसिक and most basic objective of any tax that we have already discussed in the first lecture, कि सबसे बेसिक इंटेंशन क्या है टैक्स का, वो उसको रोड्स बनवाने हैं, उसको हॉस्पिटल्स बनवाना है, उसको एजुकेशन करना है और अपने देश का डिफेंस को इम्प्रूव करना है, ताकि अपना देश एकदम मजबूताई से आगे बढ़ता रहे। ओके फ्रेंड्स, अभी देखो मैं आपने जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट डाले हैं हमने इनकम टैक्स में, वो प्रोग्रेसिव एलिमेंट क्या है, ई फाइलिंग हो गया, फिजिकली अपने को डिपार्टमेंट में जाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट पोर्टल से फाइल हो जाता है, ऑनलाइन रिफंड इश्यू हो रहे थे। एक टाइम फ्रेंड्स ऐसा था कि जहाँ पे हमको रिटर्न फाइल करने के बाद वो इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, वो असेसिंग ऑफिसर है उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी बार बार कि सर जी हमारा और रिफंड वाला चेक करवा दीजिए, तो वो बहुत कंप्लेन होने के बाद उसको भी ऑनलाइन रिफंड में ही डाल दिया गया है कि अभी वो ऑनलाइन ही हो जाता है, उसको कोई किसी की अप्रूवल की लोकली जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिस होती है उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती है, डायरेक्ट सीपीसी सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट है उसका, वहाँ से वो इश्यू हो जाता है। और डेटा ड्रिवन कॉम्प्लायंस है, देखिए कोई भी सिस्टम होगी वो हमेशा डेटा से ही रन होगी, तो वो डेटा है उसकी आत्मा है और डेटा ड्रिवन कॉम्प्लायंस है अपना।
और जो मैंने आगे बताया आपको कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसको रिप्लेस करके न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 को अप्लाई कर दिया है। 1 अप्रैल 2026 के से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो गया है। दैट व्हाट वाज द इंटेंशन, उसको भी क्यों चेंज किया? फॉर द सिंप्लीफिकेशन, फॉर द ट्रांसपेरेंसी एंड फॉर द टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। वहाँ पे भी क्या, ठीक है, 1961 से 2025 तक कई सारे अमेंडमेंट हुए थे, उसको अलग अलग जगह पे रखा गया था, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत थी, इसीलिए 2025 इनकम टैक्स एक्ट 2025 नया लागू हो गया है अभी। और ये अभी उसको समराइज करें तो क्या बोल सकते हैं कि इनकम टैक्स जो है वो मेजर डायरेक्ट टैक्स है, फंड्स नेशनल बिल्डिंग एंड एसेंशियल फॉर गवर्नेंस। वो गवर्नेंस के लिए भी एकदम जरूरी माना जाता है इनकम टैक्स एक्ट को। एंड दिस इज इट फ्रेंड्स, बराबर। देखिए हमने अभी इनकम टैक्स एक्ट को लर्न करने का फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म कर लिया है, तो इनकम टैक्स एक्ट की जर्नी को अभी हम आगे बढ़ाने वाले हैं। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट एंड वी विल हैव द डिस्कशन ऑफ सेकंड पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। Okay friends, if you liked my content, please do like, share and subscribe.